हेलो स्टूडेंट, अगेन हम लोग फिर से अपने चैनल पे नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होते हैं। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में राधे राधे बोलता हूँ, उसी के साथ स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने अभी तक ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था, ठीक, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग पढ़ी थी। आज हम लोग ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। बस शॉर्टकट में छोटा सा इसका एक प्रूवमेंट है, उस प्रूवमेंट की बात करेंगे। देखिए, हमने ये बात की थी जब ट्रांसफार्मर मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमने कहा था जब ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, तो उसकी कॉइल में जो करंट जाती है, उस करंट के कारण उस कॉइल में खुद का अपना एक ईएमएफ पैदा होता है, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ कहलाता है। उस ईएमएफ से हमें एक फ्लक्स मिलता है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर को रोटेट करता है, और वही जो फ्लक्स होता है जो सेकेंडरी वाइंडिंग में एंटर करता है, तो उस कंडीशन में सेकेंडरी वाइंडिंग में भी खुद का अपना एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो हम यहाँ एक चीज़ समझ रहे हैं कि हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ और सेकेंडरी वाइंडिंग ईएमएफ जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि ईएमएफ डिपेंड करता है करंट पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पे भी डिपेंड करेगा। तो हम लोग आज उसी का प्रूवमेंट थोड़ा समझते हैं। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, हम उनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने वही बोला जो ही बोला था, व्हेन अ प्राइमरी वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय एन सप्लाई वोल्टेज V1। हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं किससे, वोल्टेज V1 से। उसके बाद सर्कुलेट अल्टरनेटिंग करंट। अब एक करंट भी फ्लो कराते हैं, वोल्टेज V जाएगा, करंट I1 जाएगा। तो वो करंट क्या करेगा, प्रोड्यूस्ड एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स, एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे बोला गया है अल्टरनेटिंग फ्लक्स, मतलब फ्लक्स जो है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में, फाइव के फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक वेव फॉर्म बना रखी है, ये फ्लक्स देखिए बना रखा है अल्टरनेटिंग फॉर्म में। यहाँ पे हमने फाई और ओमेगा टी के बीच में हमने ये फ्लक्स बनाया हुआ है, वेव फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है, फाई और ओमेगा टी के बीच में। इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स कहलाएगा। तो हमने इसकी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन रखी, आपको सेकेंड यूनिट में इंस्टेंटेनियस इक्वेशन बताई थी, तो हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस इक्वेशन रखी, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको बात समझा दी। इसके आगे हम शुरू करते हैं प्रूवमेंट के साथ, ठीक है। अब हम देखिए जो हमारा ईएमएफ होता है, जो क्योंकि हमें प्राइमरी साइड के ईएमएफ की ही हम बात कर रहे हैं, देखिए हम प्राइमरी वाइंडिंग से प्राइमरी वोल्टेज देके प्राइमरी साइड की बात करेंगे। तो हमारा जो ईएमएफ होता है, ये जो ईएमएफ है, ये फैराडे लॉ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आउटपुट होता है, और जो ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। दैट मीन्स हम कह सकते हैं हमारा जो ईएमएफ होता है, इसे हम लिख सकते हैं E1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग का, और ये इक्वल होगा डी फाई अपॉन डी टी के। किसके, डी फाई अपॉन डी टी, मतलब जो फ्लक्स है वो समय के साथ साथ चेंज होगा, और जैसे समय के साथ चेंज होगा वैसे हमारा ईएमएफ चेंज होगा। ठीक है, तो हम आगे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू माइनस का N1। ये N1 जो होता है हमारा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जिसके कारण लेंज लॉ कहता है क्या है कि जिसके कारण हमारा जो ईएमएफ पैदा हो रहा होता है उसका वो अपोज करता है, वही है। तो यहाँ पे N1, अब हम यहाँ लिखते हैं D अपॉन डी टी। देखिए यहाँ फाई दिया गया है, फाई को हमने यहाँ पे आप गौर से कर सकते हैं, यहाँ में फाई की इक्वेशन हमने पहले निकाल रखी है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं, लिखेंगे फाई एम साइन ओमेगा टी। तो यदि हम इसको लिखें E1 इक्वल टू माइनस का N1, तो ये फाई एम हमारे लिए कॉन्स्टेंट, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। बचा क्या हमारे पास, टी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। ये बात आपको समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, लिखते हैं, तो लिख सकते हैं E1 इक्वल टू माइनस का N1 फाई एम साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। हमने साइन ओमेगा टी का डिफरेंस किया तो कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या होगा, ओमेगा, तो हमने ब्रैकेट बंद कर लिया।
उसके बाद फिर लिखते हैं E1 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का N1, लिख सकते हैं माइनस का N1 फाइम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास बन के आ गया। यहाँ पे देखिए माइनस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस माइनस को यदि हम हटा दें तो हटा सकते हैं। अब कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लिखते हैं, हम कॉस ओमेगा टी को चेंज करते हैं। किसमें जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कॉस ओमेगा टी इक्वल टू होता है साइन पाई बाई 2 माइनस का ओमेगा टी। और ये भी हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी कभी निगेटिव नहीं होती, हम क्या कर सकते हैं, माइनस का साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसी चीज को मैं क्या करूं, यहां पे पुट कर दूं तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फिर हम मार्कर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहां लिख सकते हैं E1 इक्वल टू माइनस का N1 फाइम ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। ठीक है, बन गया। अब देखिए यहाँ जो माइनस है इस माइनस तो प्लस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे E1 इक्वल टू N1 फाइम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, E1 की वैल्यू निकाल ली, मगर यहाँ पे अभी हमने ये जो EMF निकाली है ये मैक्सिमम EMF के फॉर्म पे निकली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम मैक्सिमम की फाइंड कर देंगे। तो हम जानते हैं यदि मुझे मैक्सिमम EMF चाहिए तो हमें साइन ओमेगा टी को 1 करना पड़ेगा। हम जानते हैं इट इज ए क्लियर फ्रॉम द अबव द इक्वेशन दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी इज देन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 1। मतलब मुझे मैक्सिमम यदि EMF पता करना है तो हम कह सकते हैं यदि मैक्सिमम वैल्यू हमको पता करनी है, कह सकते हैं मैक्सिमम EMF, मुझे यदि मैक्सिमम EMF पता करनी है प्राइमरी साइड में, प्राइमरी मीनिंग देन तो क्या करना पड़ेगा, हमें साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 मैक्स, E1 मैक्स इक्वल टू ये बनेगा N फाइम ओमेगा, ये बन जाता है हमारा मैक्सिमम प्राइमरी EMF। ठीक, अभी इस मैक्सिमम प्राइमरी EMF को हम कन्वर्ट कर सकते हैं RMS के फॉर्म में भी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यदि मुझे ERMS, हम जानते हैं यदि हम कहें इसको ERMS के फॉर्म में कहें ERMS, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि E मैक्स अपॉन रूट 2 होता है, इसे कहते हैं ERMS के फॉर्म। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इसको, यदि हम एक ब्रैकेट बंद कर लेते हैं केवल चीज बताएंगे लेता, तो हम लिख सकते हैं वन इक्वल टू, हमने पीछे क्या प्रूव किया था, हम देख सकते हैं पीछे हम बैक साइड में यदि जाए तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, E मैक्स की वैल्यू N1 फाइम ओमेगा, हम जाते हैं तो लिख सकते हैं N1 फाइम ओमेगा अपॉन रूट 2। कोई दिक्कत यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे फिर हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, पहले हम एक यहाँ पे अपने लिए पेज डिवाइड लेते हैं। ठीक,
अब हम यहाँ पे फिर से एक पॉइंट ले सकते हैं। क्या पॉइंट ले सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf होता है। वी आई इसको पुट कर सकते हैं, जैसे हम पुट करते हैं लिखते हैं तो E1 इक्वल टू N1 φm 2πf अपॉन √2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू 2π√2 है, यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई समझ रहे हैं, मतलब इसको हम सॉल्व कर लें मैथमेटिकली फॉर्म में, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बन के आएगा वो बन के आएगा, मैं इधर लिख ले रहा हूँ तो हम लिख सकते हैं मेरे पास, या हम यहीं लिख लेते हैं, बाद में समझा देंगे। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4.44 N1 φm f, ये हमारा बन गया। हम यहाँ लिख सकते हैं प्राइमरी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग ईएमएफ एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ईएमएफ। तो यहाँ लिखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग ईएमएफ, प्राइमरी वाइंडिंग ईएमएफ क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि E1 इक्वल टू 4.44 N1 φm f, ये हमारा प्री वाइंडिंग के लिए हो जाएगा, ध्यान समझ में आया होगा आपको। और यदि हम सेकेंड वाइंडिंग की बात करें, वाइंडिंग ईएमएफ की बात करें तो हम कह सकते हैं E2 4.44 N2 φm f, ये हमारा कहलाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। बात समझना, इसको यदि हम थोड़ा क्लियर कर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फिर से लिख लेते हैं एक बार, वाइंडिंग ठीक। देखिए यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, देखिए E1 E2 हमारा प्राइमरी ईएमएफ और सेकेंडरी ईएमएफ चेंज हो रहा है, 4.44 कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे नंबर प्लस N1 N2 में चेंजमेंट है, मगर देखिए फ्लक्स कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी विदाउट चेंज है। तो हम जैसे देख लेते हैं, यदि ट्रांसफार्मर हमारे पास होता, यदि हम एक ट्रांसफार्मर छोटा सा बना लें, उस ट्रांसफार्मर में हम बात करें तो इस ट्रांसफार्मर के केस में यदि हम प्राइमरी वाइंडिंग कोई सप्लाई दे रहे हैं, मतलब जो भी प्राइमरी वाइंडिंग हमारा जो भी ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो यदि हम करें ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इसमें हम जो भी हमारा फ्लक्स पैदा होगा दोनों साइड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी वही दोनों साइड सेम रहेगी, बस चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ वाइंडिंग मतलब एन नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। हो सकता है प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स क्या N2 है, तो हम क्या करेंगे, यदि हमने प्राइमरी वाइंडिंग हमारा यदि N1 ज़्यादा है और N2 कम है, इस केस में हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ ज़्यादा होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में कम हो जाएगी। सेम N1 कम है N2 ज़्यादा है, तो वही हमारा ईएमएफ कर्व चेंज होगा। और इसी हिसाब से हम ट्रांसफार्मर में करंट और वोल्टेज का वेरिएशन चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यही हमारा ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन था। इसको समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे, मैं देखूंगा। चैनल को देखिए, वीडियो समझ में आया तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने लोगों को बता भी सकते हैं। ठीक है, बात हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे ट्रांसफार्मर के ही। फिर मिलते हैं, सबको मेरी तरफ से राधे राधे।